हेलो एवरीवन। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में हम बात की थी, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी निरक्ष या विषुवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। देखिए, हमने अक्ष पर जो बात की थी, तो अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी 2kp/r क्यूब, जहाँ पर के क्या आपका कांस्टेंट है, पी क्या आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और आर क्या आपकी वो डिस्टेंस है। ठीक है, जिस दूरी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्ञात करना था। तो अब निरक्ष पर समझिए कि निरक्ष पर हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, माना आपके पास कोई एक ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके केंद्र से आर दूरी पर निरक्ष की स्थिति पर कोई पॉइंट पी स्थित है और इस पी पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए, आपके पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं कि क्या होता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और एक यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है, 2a है। तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी, 2a होगी। तो इसके सेंटर जो पॉइंट है O हमने नाम दिया है, तो इस O से इस चार्ज की डिस्टेंस a हो जाएगी और इस माइनस चार्ज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब इस पॉइंट O से r दूरी पर स्थित कोई निरक्ष रेखा, देखिए ये तो होती है इसकी अक्षीय रेखा, ठीक है, जिस पर हमने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर होती है वो क्या होती है, इसकी निरक्ष या विषुवत रेखा। तो इस पॉइंट से, इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है आपके पास पी। इस पी पर हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो सिंपली ये जो डिस्टेंस आपकी कितनी है, आर है, ये पॉइंट पी हो गया। यदि पॉइंट पी को हम कहाँ से मिला दे, बी से मिला दे और ए से मिला दे, तो ये डिस्टेंस भी हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो ए है, ये कितनी है, आर है। तो ये आपका जो ट्राइंगल बना है, जो त्रिभुज बना है, ये दोनों ये कैसे बने हैं, ये आपके समकोण त्रिभुज बने हैं। तो समकोण त्रिभुज हम कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या है, आपके पास कर्ण हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी आपके पास पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर वहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी पावर कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, आर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ आ गई। इसी प्रकार ये भी डिस्टेंस जो आपकी है ए से लेकर पी तक, वो भी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखिए, आपके पास जो माइनस चार्ज है, आप जानते हैं कि इसमें जो विद्युत बल रेखा की जो डायरेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, इनवर्ड होती हैं। तो सिंपली मान लेते हैं कि माइनस चार्ज के कारण आपके पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन इस पी बिंदु से इनवर्ड होगी, यानी अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि माइनस चार्ज में विद्युत बल रेखाएँ अंदर की ओर होती हैं और प्लस चार्ज में बाहर की ओर होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो सिंपली इसकी E2 की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, यानी बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो ये E2 की डायरेक्शन हो गई और ये E1 की डायरेक्शन हो गई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों अलग अलग मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस कंडीशन में इस पॉइंट पी जो है इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। एक करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक परपेंडिकुलर और एक करेंगे एक क्षैतिज घटक, जिसमें आपके पास ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो साइन थीटा के रूप में होगा और जो क्षैतिज घटक है वो कोस थीटा के रूप में होगा। ठीक है, तो ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो E1 विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के सापेक्ष इस बिंदु P पर जो समकोणिक घटक होंगे, जो आपके पास घटकों को वियोजित कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो होंगे E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। आपके पास जो साइन थीटा का जो घटक है ये होगा E1 साइन थीटा। ठीक है, जो होता है लंबवत आपके पास ऊर्ध्वाधर होता है, तो E1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अंदर की तरफ था, तो E1 साइन थीटा की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। और E1 कोस थीटा वो जो क्या हो जाएगा आपके पास एक क्षैतिज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E1 कोस थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सापेक्ष इस पॉइंट P पर जो समकोणिक घटक होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे E2 साइन थीटा
और E2 cos थीटा। E2 sin थीटा जो कैसा घटक होता है आपका परपेंडिकुलर होता है ऊर्ध्वाधर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, और एक्सिस की क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों तीव्रता के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में तो बराबर व दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। भाई ये ऊर्ध्वाधर जो घटक हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये क्या है, ये एक परिमाण में तो दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत दिशा में, तो इसके कारण ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, वो मिलेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण। ठीक है, तो सिंपली आपको ये लिखना है नीचे नोट्स में। तो आप क्या लिखोगे कि E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सापेक्ष बिंदु P पर समकोणीय घटक क्या हो जाएंगे आपके पास, E1 cos थीटा sin थीटा और E1 cos थीटा। sin थीटा क्या होगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक और E1 cos थीटा क्या होगा क्षैतिज घटक। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सापेक्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बात मैंने बताई है कि दोनों तीव्रता के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर व दिशा में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे देखिए, दोनों तीव्रताओं में क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़कर P बिंदु पर हमें क्या प्राप्त करते हैं, ये परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अतः बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किसके कारण होगा, वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि माइनस चार्ज आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E1 बराबर हम कूलम नियम से क्या निकालते हैं भाई, KQ1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से कैसे निकालते हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर, R आपके पास क्या है, आपने डायग्राम में पीछे देखिए, R आपके पास है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। अब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ होगी, देखिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर जब आपके पास हाफ होगी, और R स्क्वायर का मान है ये, तो ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, घात क्या बचेगी आपके पास, 1 बचेगी। तो क्या आ जाएगी आपके पास नीचे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन मैंने बताया था माइनस चार्ज के कारण क्या होती हैं, इनवर्ड होती है, अंदर की ओर होती हैं, तो बिंदु P से क्या हो जाएगी, A की ओर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो होगा E2, और E2 बराबर क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन विपरीत ओर होगी, यानी B से P बिंदु की तरफ होगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, जो माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जो प्लस चार्ज के कारण हो रहा है, वो दोनों क्या है, वो दोनों इक्वल है, यानी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, समान है। तो समीकरण 2 और 3 से आप क्या कह सकते हो कि E1 इक्वल्स टू क्या है, E2 है, और बराबर हम क्या लिखते हैं कि भाई E1 का परिमाण और E2 का परिमाण दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो समीकरण हमने एक क्या लिखी थी, समीकरण हमने एक लिखी थी कि E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम E1 E2 को क्या लिख देंगे, केवल E लिख देंगे, दोनों समान है परिमाण में, समान इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 2E1 cos थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पर E की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो हमने माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के कारण जो वैल्यू यहाँ पर हमने जो निकाली है वो वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो E की वैल्यू क्या पुट करेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर जब E की वैल्यू आप पुट करोगे तो E बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू में E की वैल्यू क्या करोगे आप, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और क्या बचेगा आपके पास, cos थीटा बचेगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज OAP, आप चित्र में देखिए, पीछे आप खुद में चित्र बना लीजिए पहले, उसमें देखिए त्रिभुज आपके पास जो OAP है, इसमें cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है cos। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण आता है चित्र में, देखिए आधार क्या है, कर्ण क्या है, तो उस चित्र में cos थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, आधार तो कितना आपके पास A है और कर्ण कितना है, A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ है। ये cos थीटा की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पिछले वाले समीकरण 4 में हमें पुट कर देंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो था ही, और cos थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो P की दिशा के विपरीत ओर होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये पावर है 1 है, ये पावर हाफ है, 1 और हाफ कितनी होगी, 3/2 होगी, ऊपर क्या बचा 2KQ और A बच गया। ठीक है, और यहाँ पर R जो वो ग्रेटर देन A है, यानी आपके पास जो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप निरक्ष पर जो पॉइंट लिया था P,
आर डिस्टेंस पर, वो आर जो वो उस ए की तुलना में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, हम ए को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आता है आर स्क्वायर पद के साथ ए स्क्वायर पद को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2k/q(a) अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, केवल कितना बचा, पावर 3 बचा। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, 2k/q(a) अपॉन में r³। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था पीछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वो क्या होता है, वो होता है Q × 2a। तो हमें देखिए Q × में 2a, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम P। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर kp/r³। ठीक है। देखिए हमने पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर एक्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, वो था E = 2kp/r³। और यदि निरक्ष पर अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या है, kp/r³, यानी केवल किसका अंतर है, 2 का अंतर है। तो आता है बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। और उसमें क्या होती हैं, उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही प्राप्त होती हैं। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्स अक्ष की तीव्रता व निरक्ष की तीव्रता में अनुपात क्या होता है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण एक्स अक्ष दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 2kp/r³ होता है। और अभी हमने निकाला निरक्ष पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर वो क्या होता है, kp/r³ होता है। तो सिंपली हम अनुपात क्या लिख सकते हैं, 2:1। तो एक्स अक्ष और ई एक्स अक्ष और ई वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, आपके पास अनुपात जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है, हम टॉर्क की बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।